नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आज की तारीख 6 जनवरी 2023 के बारे में। इस तारीख में जो भी ऐसे पॉइंट, ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं अमेज़न, वॉलमार्ट, रिलायंस, ट्रेंड्स, फ्लिपकार्ट। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेज़न। जो आपका फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उस किस कंपनी ने इसमें, जो अमेज़न कंपनी है, तो अमेज़न कंपनी ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम एक लॉन्च किया है। इसका एक इनिशिएटिव है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर एक कार्यक्रम है, जो क्या करता है, इसका उद्देश्य है बच्चों और जो युवा हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा मिले, कंप्यूटर की शिक्षा तक उनकी पहुंच हो। ऐसे बहुत सारे गांव के जो इंटीरियर एरिया होते हैं, जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अभी तक ऐसा कंप्यूटर की शिक्षा नहीं हो पा रही, वहां तक शिक्षा को पहुंचाना। और ये जो अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर का जो प्रोग्राम है, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। 2021 में लॉन्च हुआ था, और इसमें नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं NESTS, और जो जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय होता है, इन दोनों लोगों ने अमेज़न के साथ में एक समझौता किया है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो जिस ताकि जो इसमें डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं और छात्र हैं, उनकी समझदारी बढ़े, उनको इसमें स्किल प्राप्त हो। अगर बात करते हैं अमेज़न के बारे में, तो अमेज़न एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ई-कॉमर्स, क्लाउडिंग कंप्यूटर, ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें अपना काम बढ़ा रही है। बाकी ऑनलाइन शॉपिंग है, जिसे हम ई-कॉमर्स बोलते हैं। आप उसका एप्लीकेशन भी यूज़ करते होंगे। और जो इसके CEO वो है एंडी जेसी। स्थापित की गई थी अमेज़न 5 जुलाई 1994 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। बहुत सारी इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। वो आपकी फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मंत्रा है, ऐसी बहुत सारी हैं, पतंजलि, श्री श्री, अजियो। ये सारी अभी बहुत सारी इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। उसी में से एक अमेज़न कंपनी है जिसने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है सरकार के साथ में, और एक NGO जिसका नाम है नेस्ट्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है, जनजातीय मामलों में जो चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रिया, UK, US। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला जो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो भारत ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए ये योजना चलाई है। ये इसके साथ में जो एग्रीमेंट किया है, वो जो हमारे व्यवसायी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो देश से बाहर अपना एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनकी जो उनका आना जाना है उसमें गतिशीलता आए। तो इसके साथ में ऑस्ट्रिया के साथ में ये जो है MMPA, कॉम्प्रिहेंशन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इससे पहले भी UK, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड के साथ में मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर की। मोबिलिटी का मतलब है आना जाना, जो गतिशीलता होती है छात्रों की, स्टूडेंट्स की, और जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनकी। तो इसके बारे में अभी जो समझौता हुआ है UK, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड के बाद ऑस्ट्रिया के साथ में हुआ है। अब यहाँ पे नाम आता है ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। जो ऑस्ट्रिया है ये क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है, जो यूरोपियन कंट्री है, और इसके चारों ओर कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो आल्प्स पर्वत से ढका हुआ है। राजधानी इसकी वियना है, भाषा इसकी जर्मनी है, मुद्रा इसकी यूरो पड़ जाती है, ठीक है। तो अब जिसके जो राष्ट्रपति हैं वो अलेक्जेंडर वान डेर बेलन है। चांसलर इसके कार्ल नेहमर हैं। ये है हमारा शॉर्ट नॉलेज ऑस्ट्रिया के बारे में। अगर हम बात करेंगे इसके चारों ओर के देश के बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ मैप में, जहाँ पे ऑस्ट्रिया बना हुआ है, जो ऑस्ट्रिया है मैप में शो हो रहा है, इसके चारों ओर देखिए आप, ये स्लोवाकिया है, हंगरी, स्लोवानिया है, और उसके बाद यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड भी है, जर्मनी भी है, और क्रोएशिया भी है। तो इस तरीके से इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, और इसके किनारे कहीं भी समुद्र नहीं लगा है, क्योंकि स्लोवानिया के बाद में यहाँ पे क्रोएशिया है जो इसके समुद्र के पास में है, ठीक है। तो ये हमारा एक यूरोपियन कंट्री हुआ, और जो अल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसकी भाषा जर्मनी है, मुद्रा इसकी यूरो है, और इस समय इसके जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन है, चांसलर इसके कार्ल नेहमर हैं। ये था हमारा ऑस्ट्रिया के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है वायरो वॉर क्या है? वायरो वॉर क्या है? जीव है, न्यूक्लियर बम है, कोरोना का नया वर्जन है, एक रोबोट है। वायरो वॉर एक जीव होता है, ठीक है, जो वायरस को खाता है। जान लेते हैं इसके बारे में। जो
हमारे साइंटिस्ट लोग हैं तो पहला ज्ञात वायरोवोर जो है जीव जो वायरस खाता है, मतलब अभी तक जितनी चीज़ें सर्च की गई हैं वो अलग हैं, बट ये जो वीरोवोर है, जो वायरोवोर है, ये क्या करता है, ये वायरस को खाता है। ये सफलता जॉन डेलॉक्स और उनकी टीम ने की। जो जॉन डेलॉक्स या जॉन डेलोंग हैं वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जो नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और ये एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी भी साथ में हैं। और अगर हम बात करें वीरोर की तो ये क्या है, एक या हिलेटेरिया की एक प्रजाति है जिसे सूक्ष्म सिलिएटस जो प्रायः मीठे पानी में रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो जीन्स हैं उनसे बने होते हैं, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियो एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इससे बने होते हैं, और इनका जो जलीय निवास होता है। और ये क्लियो वायरस सूक्ष्म जीव शैवाल को संक्रमित करने के लिए जाने जाते हैं। ये जो क्लाइन है क्लोरो वायरस सूक्ष्म हरे शैवाल को संक्रमित करने के लिए पहले जाने जाते थे, और अब इसमें पता लगा है कि इनके अंदर जो वायरस जो है वीरोवरी, जो इसका वायरस का केवल जो आहार है वो वीरोवरी कहा जाता है, और शारीरिक विकास और यहाँ तक कि जीव की जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त है। तो ये चीज़ें हैं इसके बारे में। वीरोवर मतलब एक जीव होता है जो वायरस को खाता है, और इसकी जो खोज की है वो जॉन डेलोंग हैं, जो अमेरिका में एक सूक्ष्म वैज्ञानी हैं, और साथ में उसके प्रोफेसर हैं नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट में इतने इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4, हाल ही में संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एक संविधान उद्यान है जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं आगरा, नई दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर। आपका राइट आंसर जाता है जयपुर में। जयपुर में अभी संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। अभी संविधान उद्यान होता क्या है? संविधान उद्यान जो है, पहली बात ये राजभवन जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया, और किया गया है 3 जनवरी को, और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इसमें होगा क्या, मयूर स्तंभ है, राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, इन चीज़ों का यहाँ पे उद्घाटन के साथ में महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। संविधान पार्क में संविधान निर्माण में योगदान देने वाली जो विभूतियाँ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। संविधान निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हैं, जिनकी प्रतिमाएँ हैं, उनका यहाँ पे स्थापना किया गया। कहाँ किया गया? राजभवन जयपुर में। आम जन में संविधान के प्रति जागरूकता लाने हेतु राजस्थान इस तरह का निर्णय कर लेने वाला देश का पहला राज्य है। अभी आपके लिए और पॉइंट बन जाता है कि ये देश का पहला राज्य बन गया है कि जो सोच रहा है, जो हमारे आम लोग हैं, आम जनता है, उसके बीच में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े, जानकारी बढ़े, इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राजस्थान है वो पहला स्टेट बन जाता है जिसने इस प्रकार का कोई कदम उठाया है। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल रूप से राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन भी किया। SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना का उद्घाटन भी किया इन्होंने, जो वर्चुअल किया था इन्होंने। ठीक है, बात आती है राजस्थान की, तो ये है आपका राजस्थान। मैप में आप देख रहे होंगे कि राजस्थान यहाँ बना हुआ है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो इसके सराउंडिंग देश कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। मतलब 5 ऐसे राज्य हैं जो इसके चारों ओर इसकी सीमाओं को छूते हैं, और बाकी इसकी जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। पड़ोसी इसके राज्य कितने बताए मैंने? 5 बताए, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा स्टेट है अपने देश का, तो इसमें जो राजस्थान है वो टॉप पे आता है, सेकंड पे मध्य प्रदेश आता है, और फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है? पहला है। सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे बिहार है, और चौथे पे पश्चिम बंगाल, और 5वें पे आंध्र प्रदेश है। बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, और सबसे क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ठीक है, और सबसे छोटा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, वो है हमारा लक्षद्वीप। और अगर बात करते हैं कि जो हमारा केंद्र शासित सबसे बड़ा है वो कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है आप हमारा लद्दाख, और जनसंख्या के हिसाब से बड़ा है दिल्ली। ठीक है, सबसे छोटा और जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से लक्षद्वीप है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताया कि पाकिस्तान से लगती है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, और जो इसकी साक्षरता दर है 2011 के हिसाब से वो 70% है। पुराना नाम राजस्थान का राजपुताना है। क्षेत्रफल इसका 34239 किलोमीटर स्क्वायर है। गवर्नर इसके कलराज मिश्र हैं, और मुख्यमंत्री इसके अशोक गहलोत जी हैं। राजधानी इसकी जयपुर है। स्थापना वर्ष इसका 30 मार्च 1949 है। तो ये है राजस्थान के बारे में। चाहो तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन APPU का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, वियतनाम, भारत, मॉरिशस। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है थाईलैंड। थाईलैंड
जो एपीपीयू है इसका मुख्यालय वहाँ पे है। आप जानते हैं कि एपीपीयू होता क्या है, एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन होता क्या है। देखिए पोस्टल से पता लगता है कि सबसे पहली बात ये जो पोस्ट होती है, जो आपकी डाक होती है, इनको लाना ले जाना इसका होता है। अब देश के अंदर एक चीज़ होती है कि देश के अंदर का अपना संगठन होता है, मगर जो इंटरनेशनली जो चीज़ें बिहेवियर होते हैं कि हाँ ये चीज़ें एक देश से दूसरे देश में कैसे होंगी, तो इसके लिए हमारा होता है एपीपीयू। आप जानते हैं इसके बारे में और बहुत कुछ। एपीपीयू जिसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 राज्यों देशों का एक आंतरिक संगठन है। यह इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का एकमात्र प्रतिबंधित संघ है। मतलब जो ये यूएनओ के द्वारा ये आपका संगठन बनाया गया था। एपीपीयू का उद्देश्य है संयुक्त देशों के बीच पोस्टल संबंधों का विस्तार, सुविधा का सुधार करना तथा पोस्टल सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। पूरे वर्ल्ड में जो डाक है, जो वैश्विक मेल है, इसका आदान प्रदान कैसे होगा, तो इस तरीके से ही होगा। अब ये हमारे ज़रूरी क्यों है? भारत के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब जो इसका जो नेतृत्व है वो मिला है हमारे भारत देश को, और इसके जो विनय प्रकाश सिंह हैं इसके चुने गए हैं महासचिव, जिनका कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। तो एपीपीयू जो इंटरनेशनली जो अंतर्राष्ट्रीय डाक का आदान प्रदान है संगठन है, उसके जो महासचिव हैं वो भारत के विनय प्रकाश सिंह चुने गए हैं। जो भारत देश का नेतृत्व इस 4 साल का रहेगा, और ये पहली बार है कि जब भारतीय पोस्टल क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत को नेतृत्व करने का ये पहला मौका मिला है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसके बारे में। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड का जो प्राचीन नाम है वो है श्याम देश, दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक देश है। ठीक है, और जो इसकी राजधानी है वो बैंकॉक है। मुद्रा इसकी थाई बहत है, और यहाँ के जो राजा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी राजशाही शासन है, राजा यहाँ के महा वजीरालोंगकॉर्न हैं, और जो इसके प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चंद ओचा हैं। बात करते हैं यहाँ के राजा की, तो जो यहाँ का जो राजा होता है उसको राम कहते हैं, और यहाँ पे एक शहर है राजधानी के करीब ही है बैंकॉक के, जिसका नाम है अयोध्या। तो एक तरीके का यहाँ पे पूरा हिंदू धर्म ज़्यादा है। ठीक है, और बात करते हैं इसके सराउंडिंग देशों की, तो उसमें आपका सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे म्यांमार, लाओस और कोलंबिया, और इसके जो दक्षिण में है वो कहीं ना कहीं मलेशिया टच करता है, जिस मैप में नहीं आया है। 4 देश हैं जो उसके सीमावर्ती देश हैं, और ये हो गया हमारा थाईलैंड के बारे में, और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 4 जनवरी, 5 जनवरी, 2 जनवरी, केवल बी। तो आपका जो 4 जनवरी है वो हो जाता है आपका राइट आंसर। जो ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। जो ब्रेल लिपि होती है, तो ये क्या होती है, जो दृष्टिहीन होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए एक जो कन्वर्सेशन है उसका आदान प्रदान के लिए एक माध्यम है। और जान लेते हैं इसके बारे में और बहुत कुछ। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि आविष्कारक पश्चिमी शिक्षक जो फ्रांसीसी शिक्षक हैं लुई ब्रेल, जिनका 4 जनवरी 1809 को उनकी जयंती थी, और उन्हीं की जयंती पर यह ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ ने इसे 6 नवंबर 2018 को प्रस्तावित किया था। और यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया भर में 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, मतलब दृष्टिबाधित हैं, और 253 मिलियन लोग में कोई ना कोई जो दृष्टि से संबंधित है, आँखों से संबंधित है, कोई ना कोई बीमारी है। ब्रेल दिवस का जो उद्देश्य है दृष्टिबाधित लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। अभी ब्रेल लिपि होती क्या है? ये नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने का एक स्पर्शनीय कोड है। इसमें विशेष प्रकार के उभरे कागज़ का इस्तेमाल होता है, जिस पर उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जाता है। एक टाइपराइटर की तरह ये मशीन होती है, जिस पर ब्रेल के जो अंक हैं वो होते हैं, और उसी से टाइपिंग होती है। और इसमें जो लिपि में जो उभरे हुए बिंदु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। तो ये था ब्रेल के बारे में, 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन्य जीव संरक्षण ब्रांड किससे संबंधित है? तो जो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है वो ब्लैक राइनो से संबंधित है, जिसे हम काला गेंडा बोलते हैं। बी आपका है विशालकाय पांडा। सी है आपका बर्फीला तेंदुआ। डी है अफ्रीकी जंगली कुत्ता। तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है ये ब्लैक राइनो हो जाता है, काला गेंडा हो जाता है। और इसी के ऊपर जो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है वो बनाया गया। ये बॉन्ड है तो जो इसको खरीदेगा, और ख़रीदने के हिसाब से अगर गेंडे की जनसंख्या जो गेंडे की संख्या है वो बढ़ती है, तो आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा है वो बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ती है तो नहीं बढ़ेगा, आपका जितना अमाउंट है वो उतना मिलेगा। इससे होगा क्या कि जितना सारा पैसा है इनकी खर्च के लिए, इनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, वो पैसा कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। अब इसे लागू किसने किया? तो ये विश्व बैंक ने लागू किया है।
जो आपका वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है वो विश्व बैंक ने लागू लागू किया है। और विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में IBRD भी इसको बोला जाता है। ब्लैक जो राइनो है, जो काला गेंडा है, ये एक लुप्त प्राय प्रजातियों के अंदर आ गया है जो दक्षिणी अफ्रीका में रहता है। उसको बचाने के लिए राइनो बॉन्ड बनाया गया है, जिसे हम वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ये 5 वर्षों का 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बॉन्ड होगा, और जिसमें 5 वर्ष बाद जितने अगर ब्लैक गेंडे हैं, जो काले गेंडे हैं, अगर उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो निवेशकों को यहाँ पे 3.7 से 9.2 तक का जो रिटर्न दिया जाएगा। और जब जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो उसका जो रिटर्न होगा वो भुगतान राशि शून्य होगी, मतलब कोई इंटरेस्ट उनको नहीं दिया जाएगा। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है से संभावित प्रदर्शन भुगतान भी शामिल है। अगर पर्यावरण में कोई आता है तो वो भी चीज़ इसी पर लागू होगी। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में है जो ब्लैक राइनो की आबादी को बचाने और बढ़ाने में योगदान देगा। वो 2 क्षेत्र जो हैं तो एंडो एलिफेंट नेशनल पार्क है और ग्रेट फिश रिवर नेशनल रिजर्व है। ये 2 जगह हैं जिनके लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। बात करते हैं अगर ब्लैक राइनो की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है डाइस्योरोस बिकोर्निस। और ब्लैक राइनो ये ब्राउजर्स होते हैं। ब्राउजर का मतलब होता है भोजन के रूप में टहनियों और शाखाओं या पत्तियों को, झाड़ियों को खाते हैं ये। ब्लैक राइनो IUCN की रेड लिस्ट में भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त के तौर पर सूचीबद्ध है। ये था आपको ब्लैक राइनो के बारे में। और जो आपका वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड था जिसे विश्व बैंक ने लागू किया, उनके बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लाई ऐश क्या होता है? कोयला दहन के बाद अवांछित जो अवशेष होते हैं वो होते हैं, या कोयला दहन के बाद जो वांछित का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे अवशेष हैं। या जो पेट्रोलियम दहन के बाद जो अवांछित अवशेष हैं वो हैं फ्लाई ऐश। या जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उससे जो उत्सर्जित चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो होता क्या है कि इसका जो राइट आंसर है ये पहला वाला है, कोयला दहन के बाद अवांछित अवशेष जो फ्लाई ऐश होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कोयला कहीं जलाया जाता है तो जो उसके बाद जो अवांछित जो चीज़ें बचती हैं वो होती है फ्लाई ऐश। अभी होती क्या है इसमें, फ्लाई ऐश की जो संरचना है जलाए जाने वाले कोयले की संरचना पर निर्भर करती है। कोयला बहुत तरीके का आता है और उसमें जो जला हुआ है उसके हिसाब से इसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें बेरिलियम होता है, आर्सेनिक और अजला कार्बन होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, डाइऑक्सिन होता है, एल्युमिनियम होता है, फेरिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये आदि ये चीज़ें मिली होती हैं जिसकी वजह से ये बन जाता है एक गंभीर प्रदूषक जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में। जो फ्लाई ऐश के जो कण हैं वो जहरीले वायु प्रदूषक भी हैं जिनसे हृदय रोग होता है, कैंसर है, श्वसन रोग होता है। और जो आपको जो स्ट्रोक पड़ते हैं, हार्ट स्ट्रोक जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, क्योंकि ये जम जाते हैं। इनके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये भट्ठे में कोयले के जलने के दौरान गैसों के साथ उत्सर्जित होता है और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग करके एकत्र किया जाता है। मतलब कहीं भी अगर कोयला जलाया जाता है तो ये जो हवा की जो गैसेज बनती है उसमें गैस के साथ, धुएँ के साथ में उड़ जाता है। तो उस चिमनी के ऊपर देखा होगा आपने कि चीज़ें लगी होती हैं जो इसको इकट्ठा करती हैं एक जगह पे। और ऐश के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो प्रेसिपिटेटर की मदद से जो ये फ्लाई ऐश होती है इसको एक जो गीला घोल होता है उसमें ये कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे ये हमारे वायुमंडल में ना फैले और हमें ये ना मतलब नुकसान ना पहुंचाए। फिर इसे स्लरी पाइपलाइन के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए राख के गड्ढों में ले जाया जाता है और उसके बाद इसके काफ़ी जो सीमेंट प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। जो ईंटें बनती हैं सीमेंट वाली वही से बनती हैं। तो फ्लाई ऐश का जो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा समझौता किया है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में कि इसका जो निपटारा भी है ये उपयोगी भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो वॉल ऑफ पीस है इसका उद्घाटन के लिए 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर। अब इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है केरल। वॉल ऑफ पीस है क्या? ये मतलब एक लिपि होती है, एक चित्र होती, चित्रकारी होती है जो दीवारों पर बनाई जाती है। तो अभी हाल ही में जो वॉल ऑफ पीस है उसका उद्घाटन केरल में किया गया। ठीक है, केरल में एक कॉलेज है गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी दीवार जो है 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दीवार पर बनाया गया है। कलाकृति का कोई भी हिस्सा जिसे चित्रित किया जाता है अथवा सीधे दीवारों पर लगाया जाता है उसे भित्ति चित्र बोलते हैं। भित्ति कला छत या किसी अन्य बड़ी स्थायी सतह पर अधिक व्यापक रूप से दिखाई देती है। भित्ति चित्रों में आमतौर पर अंतरिक्ष के वास्तुकला संबंधी चित्रों का सामंजस्यपूर्ण रूप से शामिल किए जाने की विशिष्टता होती है। तो ये होते हैं आपके
वॉल ऑफ पीस। तो वॉल ऑफ पीस केरल में किया गया है, जिसका चेरापुला सीरीज एक जगह है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट वाला आपका। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 जनवरी से कहाँ से शुरू हो गया है? तो ये शुरू हो गया है आपका नागपुर में। अब ये है क्या? नागपुर में ये शुरू हो गया है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। और ये शुरू कहाँ हुई है? राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय है, उसमें शुरू होया हुआ है। और इसका जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय इसका है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये इसका। और इसमें होता है कि जो महिलाएं हैं उनका जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, गणित शिक्षा है, इसमें महिलाओं की बराबर भागीदारी हो। अध्ययन अध्यापन जो है, अनुसंधान है, उद्योग है, इसमें जो महिलाओं की भागीदारी नहीं है उस पर विचार विमर्श करके उनको वहाँ पे जगह दी जाए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस अथवा भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, ये क्या है? भारतीय विज्ञान की एक शीर्ष, जो वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था है। और अगर बात करते हैं इसकी पहली वाली कहाँ हुई थी, तो पहली जो विज्ञान कांग्रेस है वो 1914 में आयोजित की गई थी। और ये हर साल जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन होता है। और इसके साथ में अन्य प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव, और दूसरा है जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। अब जो कृषक विज्ञान कांग्रेस है ये क्या करती है? जैव अर्थव्यवस्था में सुधार करती है। जो युवा हैं उनको कृषि की ओर आकर्षित करती है कि वो खेती की तरफ आकर्षित हों। और ये जो जनजातीय विज्ञान कांग्रेस है ये जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देती है। तो 108वीं जो विज्ञान कांग्रेस है उसके साथ में ये दो भी आपके महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। कोई कमेंट है तो जमकर ज़रूर कीजिए, कोई सुधार करना हमें है तो वो भी बताइए। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।